राइट। जी सर। सो वेक्टर में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक इनिशियल पॉइंट, एक टर्मिनल पॉइंट, मीन टू से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जी सर। देख रहे हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका टर्मिनल पॉइंट मीन टू से एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे ये तीर का निशान बना होता है स्टार्टिंग में। जी समझ रहे हो? जी सर। सो ये आपका स्टार्टिंग और ये एंडिंग मीन टू से इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स। जी सर। और वेक्टर का निशान आप ऐसे इस फॉर्म में लिखते हो जी। जी सर। और रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको बोल्ड कर देते हो, कोई भी वेक्टर हो तो जी उसको सर। बोल्ड कर देते हो, तो या फिर उस पे ये एरो का निशान लगा दें तो वो वेक्टर को जाहिर करता है बेसिकली। यहाँ पर पहले उसने बताया है कि इक्वल मैट्रिक्स मीन टू मैट्रिक्स आ गया वेक्टर इक्वल वेक्टर, ऐसा जी वेक्टर सर। जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, जी सर। उसको कहते हैं कि वो वेक्टर जो आपके पास है वो इक्वल वेक्टर्स हैं। इन वेक्टर को जी ऐड करने के दो तरीके हैं, एक आपके पास पैरेललोग्राम और दूसरा आपके पास ट्रायंगल रूल। जी सर। पैरेललोग्राम किस तरह से होती है, कभी देखिए पहले? जिसकी साजी चारों साइड जिसकी चारों बराबर। साइड ने जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जी सर। किसी भी शेप से हो सकती है, ऐसे हो जाए। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं मेन टू से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। जी सर। तो ये कहता है कि बेसिकली इसमें जो मध्य बेसिकली आपके पास ये जो कहना चाह रहा है वो ये है कि आपके पास दो वेक्टर, आपके पास वेक्टर हैं, एक आपके पास क्या है u है और दूसरा यहाँ v है और w है। और वो क्या है, उसके जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो सेम है, इनिशियल पॉइंट उनका एक ही है। जी सर। उनको आपको सम करना हो तो सम से जो वेक्टर आएगा वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो इस वेक्टर के बीच से, अगर आप इसको w कहते हैं और इसको v कहते हैं, सो इससे जी इस सर। पॉइंट से इसकी बीच से टर्मिनल पॉइंट से आप जो लाइन खींचेंगे उसके दूसरे इसके टर्मिनल से मिलाने के लिए, मीन टू से इसका जो u v और w का जो टर्मिनल है उससे मिलाने के लिए जो लाइन खींचेंगे वो उसके अपोजिट मीन टू से इस w के इक्वल होगी। जी सर। और इन द सेम वे, और इसके टर्मिनल से अगर आप एक लाइन खींचेंगे, एक वेक्टर खींचेंगे जो कि इसके टर्मिनल से जाके मैच होगा, सो उसकी जो लेंथ जी होगी सर। वो इसके इक्वल होगी। ये है पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम में मैंने आपको कहा कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, मीन टू वो से ये वाली और ये इक्वल। वाली। सो ये भी ऐसे ही जी करता है सर। कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, मीन टू से जी उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, और उनको सम करने से जो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को अगर आप किसी भी साइड से अप्रोच करना चाहें, मीन टू से इस वेक्टर से अप्रोच करना चाहें जी तो सर। ये इसके इक्वल होगा, और अगर इस साइड से आप अप्रोच करना चाहें तो ये इसके इक्वल होगा। इसके। जी सर। सो यहाँ पर दूसरा लॉ आपके पास जो है वो ट्राइंगल लॉ जो है, उसमें क्या है, उसमें भी चीज वही है। क्या हो रहा है, उसमें भी आपके पास तो वेक्टर है, लेकिन उसमें रूल थोड़ा चेंज है कि आपके पास तो वेक्टर है, पहले वेक्टर है, पहले हमने पढ़ा कि दोनों वेक्टर जो हैं उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल में आपको आपके पास एक वेक्टर है, इस जी शेप से सर। हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और उसका जो इनिशियल मीन टू से जो उसका टर्मिनल है, टर्मिनल पॉइंट दूसरे जी के सर। इनिशियल पॉइंट से मैच करे, मीन टू से टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट जहाँ पे एक वेक्टर खत्म हो दूसरा वहीं से स्टार्ट हो, और उनका जो सम होगा वो एक के इनिशियल और एक के टर्मिनल से कनेक्ट होगा जाके। तो जी सर। बेसिकली ये क्या बनेगी, ये एक ट्राइंगल बनेगी, इसीलिए इसको ट्राइंगुलर लॉ कहते हैं या ट्राइंगुलर रूल कहते हैं। जी सर। क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास एक वेक्टर है और वेक्टर जहाँ पे जी खत्म हो रहा है उससे वहाँ एक से एक उस वहां से दूसरा वेक्टर नया स्टार्ट करना है, और उसका जो जी सर। सम होगा मीन टू सी, अगर इसको w कहते हो, v कहते हो और इसको w कहते हो, तो इनका जो सम वेक्टर होगा बेसिकली v प्लस w, और ये इस टाइप जी का सर। वेक्टर होगा कि उसकी इनिशियल जो है इनिशियल के साथ, और टर्मिनल है टर्मिनल के साथ जाके मैच करेगी। सो इस तरह जी से सर। उन्होंने बताया भी है, नीचे ये देख सकते हो, ये आपके पास v है
ये आपके पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये v हो जाए और ये w हो जाए, ठीक है। जी सर। सो उसका जो आपके पास सम वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपके पास जिसका अपोजिट है वो इसके इक्वल होगा और जो इसका अपोजिट है वो इसके इक्वल होगा। जी सर। सेम ये ट्रायंगल वाला भाई वही है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से, और इसका जो आपका एडिशन वेक्टर है वो ये आएगा आपके पास। सो ये रूल, दोनों रूल इसी में एक ही में यूज कर दिए उसने। सो ये ट्रायंगुलर वाला, जी सर। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, जी सो सर। बात वही है। जी सो मीन टू से दोनों जो आपके पास रूल हैं इनको इकट्ठा करें तो एक ही चीज बनती है, पैरेललोग्राम। जी सर। और ये सब कुछ ये जो कहा है उन्होंने ये वही चीज है, इसका टर्मिनल उसके साथ और उसका आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट उसके साथ, और ये ट्रांसलेशन हो रही है बेसिकली टू बाई डब्ल्यू, जी ए बाई डब्ल्यू मीटर से जो पहले आएगा उसको कहेंगे v बाई डब्ल्यू। सो v बाई डब्ल्यू से रिजल्टेंट ये आया, समझ रहे हो? नेगेटिव का क्या जानते हो, नेगेटिव में क्या होता है, जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दो, जस्ट डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज कर दो तो माइनस का साइन आ जाएगा। सो अगर आपके पास ये वेव वेक्टर है, सो आप इसको इस सिम्प में घुमा देंगे तो ये आपके पास माइनस भी हो जाएगा, और ये सब जी कुछ सर। हुआ इसके साथ, भी इधर है तो इधर हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन बन गई। ऊपर डायरेक्शन बन जाएगी। और आप जानते हो बाई ट्रायंगुलर लॉ कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं तो उनकी जो है आपके पास ट्रायंगुलर लॉ से उनको ऐड करोगे जी सर। जी। सो एक जी माइनस का सर। है और एक प्लस का है। सो ये कितना है, ये है ये माइनस का और ये आपके पास प्लस का। सो बेसिकली हो तो प्लस ही रहे ना, डब्ल्यू प्लस इंटू माइनस वी, समझ रहे हो। जी सो सर। ये किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू ये माइनस वी के, डब्ल्यू। यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, ये देखिए ना, आपने पढ़ा था कि इसकी डायरेक्शन जो है दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। ये आपने रूल जो पढ़ा है, यहाँ पे तीर का निशान किस तरफ है, यहाँ पर, लेकिन आप जी ये आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसको देखिए, ये आपके पास, इसको देखिए, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए ना, इसकी डायरेक्शन चेंज है। देखिए यहाँ से इसके जो ये पॉइंट्स हैं जी ये u और v के एक टर्मिनल्स में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसी बात नहीं है। देखिए उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो बेसिकली आपके पास क्या है, अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी जो लेंथ होगी बेसिकली वो भी उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी सर। देखिए आपके पास कोई वेक्टर भी है और आपके पास कोई स्केलर है, और अगर आप उस स्केलर को उससे मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ उसका मल्टीपल बन जाएगी बेसिकली, वो ये ये कह रहा सर है थोड़ा यहाँ। एक्सप्लेन कर दें। ये देखें आपके पास कोई वेक्टर है, लेट से ये, और आपके पास कोई कांस्टेंट है, स्केलर है जिसकी डायरेक्शन नहीं है, लेट से जी नेगेटिव सर। 3। सो नेगेटिव 3 से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो पहले उसकी लेंथ लेट से है 5। सो उसकी लेंथ नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगी, मीन टू से नेगेटिव 15 हो जाएगी। जी वो ये सर। कहने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है और उसके साथ कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो उस वेक्टर के साथ, देन उसकी लेंथ भी उसी रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी, मीन टू से उसी कांस्टेंट से उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है बेसिकली यहाँ जी पे। सर। So, उसकी डायरेक्शन उसका मल्टीपल बन जाएगी, और अगर आप के को जीरो करोगे तो आपको डायरेक्शन जीरो मिल जाएगी, मीन टू से जीरो मिल जाएगी। जीरो डॉट वी विच इज इक्वल टू जीरो होता है। और जी यहाँ सर। पर वो कह रहा है कि नेगेटिव 1 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। जी सर। उसके बाद आपके पास कौन सा टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक आपके पास है,
ये क्या है ये चीज? कोलिनियर मैंने आपको बताया था, याद है? ये कहीं पे कौन सा पढ़ा सर? था। कोलिनियर मैंने आपको कहा था, हाँ। कोलिनियर। सर कोलिनियर जी वो आपने कहा था मैंने कि आपका एक लाइन पे ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कोलिनियर है। कोलिनियर नहीं सर जी, वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं एक सर। एक ही लाइन पे, एक डिटरमिनेंट। ही सब जो है एक ही लाइन पे लाई, एक ही लाइन पे लाई करें पॉइंट। तो ये आपके पास एक लाइन है, जितने भी इसके पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कोलिनियर, मीन टू से एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स। सिंपल सवाल जी में। सो पैरेलल में क्या होता है? जिनकी डायरेक्शन जो हो वो क्या हो, एक ही साइड में हो लेकिन वो डिफरेंट हो। मीन टू से ये आपके पास एक एक ही सर। वेक्टर है और दूसरा ये है, डायरेक्शन उनकी सेम है जी सर। लेकिन वो उनके पॉइंट्स अलग अलग हैं, सो उनको कहते हैं पैरेलल। और एंटी पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होती है और बाकी सेम होता है, बाकी पैरेलल की तरफ ही होता है बस। लेंथ सर डायरेक्शन मतलब जी लेंथ डायरेक्शन चेंज होती है, लेंथ उनकी सेम होती है सर। लेंथ क्योंकि मैग्नीट्यूड है, लेंथ एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, सो वो तो सेम होगी ना। जी सर। लेंथ आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का तो कोई अमल दखल नहीं है, सो वो तो सेम होगी। जी उसके बाद आप देखें यहाँ पे कि कोई भी अगर आपके पास पॉइंट हो एक्स, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेसिकली, एक्स और वाई का बेसिकली जी सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशन, मीन टू से 2D, जी सर। एक्स और वाई। और किसी भी इस आप सिस्टम में आपके पास कोई भी पॉइंट हो तो उसको इस टर्म से मेंशन करते हैं, मीन टू से एक्स वाई, पहली वैल्यू एक्स जी की सर। दूसरी वैल्यू वाई की, जी राइट। लेकिन जी सर। अगर आपके पास 3D हो, मीन टू से 3 डायमेंशन हो, देन उसको जी इस सर। फॉर्म में लिखते हैं एक्स वाई एक्स जी, वाई। या फिर V1 V2 एंड V3। जी सर। सो ये 2D और 3D में फर्क है। सो इन द सेम वे 4D 5D 6D एंड n स्पेस, सो 2 स्पेस 3 स्पेस n स्पेस, मीन टू से जितने पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई जी 3D बन जाएगा, एक्स वाई जी या जी V1 V2 V3 एंड V4। सो आपके पास ये क्या बनेगा? 4D, मीन टू से 4 डायमेंशनल जी या सर। फिर 4 स्पेस। जी सर। सर इसकी ओरिजिन से लाइन खींच सकते हैं ना, मतलब उसकी ओरिजिन से ही लाइन खींचनी है ना, अगर आपने फोर नहीं, स्पेस बनाना है। ये लाजमी नहीं है ना। आप देखिए आपके पास जी ये आपके पास क्वाड्रेंट है, ये 2D है सिंपल। तो जी अगर सर। आप पोजीशन इन पॉइंट्स के दरमियान देखना चाह रहे हैं, इसको P1 कहते हो, इसको P2 कहते हो, सो अगर आप इसकी पोजीशन देखना चाह रहे हो तो ये बनेगी। जी सर। अगर वो पोजीशन ये पोजीशन वेक्टर है और इसको निकालने का तरीका जो है ना, बेसिकली वो क्या होता है, इसके पॉइंट इसमें से निकाल वेक्टर। दो, इसके जी पॉइंट्स सर। इसके, लेट से ये क्या है, ये आपके पास x1 और y1 है, और ये आपके पास x2 एंड y2 है, और आप ये चाहते हो कि ये जो लाइन है इसके पॉइंट से मैं निकालूं, तो कैसे निकालोगे? इसको आप लिखोगे P1 x2 माइनस। P2 का डिस्टेंस या फिर वेक्टर की क्वांटिटी। ये कैसे होगा? ये आपके पास ये जो जी पहले ये बाद में आया है, इसमें से जी ये फर्स्ट वन को निकालोगे, मीन टू से फर्स्ट वन। x1 और फिर y2 माइनस y1। जी सर। ये इस लाइन की आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन होगी। जी सर। अगर वो कहता है कि आपके पास मत ये दो, जी सर जी मतलब आपने रीजन से नहीं फोर स्पेस बनाना, वो जिधर उसने पोजीशन मेंशन की है अगर वहीं नहीं पे ही नहीं बनेगा जी। वो कंडीशन होगी, अगर वो यह कहता है कि आप यहाँ से यहाँ तक की आपको पोजीशन वेक्टर बनाएं, लेकिन तो फिर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो यह कहता है कि जी जस्ट आप P1 की पोजीशन फाइंड करें, सो P1 की पोजीशन आपको जस्ट एक ही कहेगा कि P1 की पोजीशन फाइंड करें या फिर P2 की पोजीशन फाइंड करें, तो आपको रीजन से ही निकालनी है। जी लेकिन सर। अगर वो ये कहेगा कि आप इसकी पोजीशन फाइंड करें P1 के रेस्पेक्ट P2 की या फिर P2 के रेस्पेक्ट P1 की, जी सर। तो जब वो कहेगा, अगर वो नहीं कहेगा, जस्ट कहेगा कि P1 की या किसी पॉइंट की आप उसकी पोजीशन वेक्टर निकालें, तो आप उसको ओरिजिन से कंसीडर करेंगे, मीन टू से PO फाइंड करेंगे।
ओपी फाइंड करेंगे, OP1 या फिर OP2 कैपिटल, समझ रहे हो। सो अगर वो सिर्फ सिंगल पॉइंट की बात करेगा तब आपने पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट लेना है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, से 0 0 पे, समझ रहे हो इस बात को जी। तो जी सर, आगे सर। तो ये जो मैंने पहले ऊपर लिखा था ये वही चीज लिखी हुई है, P1 और P2 का डिस्टेंस क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, x2 - x1 एंड y2 - y1। सो ये 2D के लिए है, ये 2D के लिए है। और अगर बात करें 3D की, सो यहाँ पर भी ऐसा x3 ही फिर होगा। सो फिर क्या जी हो सर, जाएगा, x3 x2 ये x3 नहीं आएगा, बेसिकली Z2 - Z1 ये आएगा, कॉमा डाल के ये ऐसे तब खत्म होगा। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे होगा, ये देखें, इसको देखें, ये आपके पास 3D की फॉर्म है। सो x2 - x1 एंड y2 - y1 एंड Z2 - Z1। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है कि आपको कंपोनेंट फाइंड करने हैं वेक्टर के जो कि P1 से P2 है। सो मैंने आपको कहा कि जो बाद में आएगा उसको पहले लिख दें और जो आपके पास पहले है उसके कंपोनेंट्स बाद में लिख दें। सो P1 के कंपोनेंट्स ये हैं, P2 के कंपोनेंट्स ये हैं। सो P2 ये हो जाएगा P1 से 7 - 2 जी सर, 7 एंड 5 जी माइनस सर, इंटू -1 माइनस एंड -8 प्लस -4। देखिए 7 - 2 5 माइनस इंटू माइनस, एक माइनस फार्मूले वाला और एक माइनस उसका खुद का, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद -8 और -4। सो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आपके पास 5, ये आपके पास 6 एंड ये आपके पास 12। सो ये आपको पोजीशन वेक्टर भी है जो कि P1 से P2 तक का है। तो आप जानते हो ना कि जिस लाइन के जितने सॉल्यूशंस होते हैं उनको उसको कहते हैं कि टुपल्स की फॉर्म है। मीन टू से आपके पास इक्वेशन है उसके 2 सॉल्यूशन है तो उसको कहते हैं 2 टुपल। इसकी बात भी जी हम सर, कर चुके 3 हैं, ये तकरीबन हमने बात की थी जब चैप्टर स्टार्ट किया था। 1.1 पे। हाँ जी सर, उस पे हमने बात की थी कि 3 टुपल्स एंड टुपल्स क्या होते हैं। मीन टू से जिसके जितने सॉल्यूशंस होते हैं उसको उसको उतने ऑर्डर में ऑर्डर टुपल कहते हैं बेसिकली। तो जी यहाँ सर, पर थ्योरम आ रहा है आपके पास कि क्या हुआ, वो एन टुपल और स्पेस तकरीबन एक ही चीज है। वो कह रहा है कि आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑर्डर एन टुपल है इन सीक्वेंस रियल नंबर्स, आपके पास ये वेक्टर्स हैं बेसिकली, सो सेट ऑफ ऑल नंबर्स। सो जो एन टुपल होगा ना बेसिकली वो ही स्पेस होगी। एन जी स्पेस सर, और एन टुपल वो कह रहा है बेसिकली एक ही चीज है। ऑर्डर ऑफ एन टुपल जी सर, एन स्पेस कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एन टुपल को एन स्पेस कहते हैं। मीन टू से इसका दूसरा एन नाम ये स्पेस। है। जी और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जिसकी आपके पास एंट्रीज इक्वल होती हैं उसको इक्विवेलेंट इंटीजर मैट्रिक्स जो वेक्टर बेसिकली वेक्टर आ गया आपके पास। ऐसा वेक्टर जिसके आपके पास एलिमेंट्स इक्वल हों उसको इक्विवेलेंट वेक्टर कहते हैं। सो जिस तरह से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स था जिसमें एंट्रीज 1 इक्वल थी, सो इधर भी ऐसा ही है जिसकी एंट्रीज जिसकी आपके पास वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स इक्वल होंगे उनको कहेंगे कि वो वेक्टर्स भी इक्वल हैं। ये जिस तरह अगर आपके पास दो वेक्टर हैं इस तरह आप उनको सम कर सकते हैं, तो सम करने से क्या होगा v + w। सो v के क्या है, v के आपके पास v1 एंड v2 कंपोनेंट है और w के आपके पास कंपोनेंट है w1 w2। सो जब इनको ऐड करेंगे तो इसके कंपोनेंट पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। मीन टू से v + w, v1 + w एंड v2 + w2। और ये सब उसने कहा कि जब आप इनको ऐड करोगे तो उनके कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट उनके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं।
कि अगर आप दो वेक्टर को सम करते हो तो कुछ इस तरह से होंगे, अगर उनको के से मल्टीप्लाई करते, जिस तरह से डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी आपके पास, सिंगल वेक्टर की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, इस तरह से आपके पास ये वेक्टर है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। और अगर आपको माइनस डालना है तो माइनस सब के साथ मीटू से ये वही प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करके आपको तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जी सर। तो उसके बाद ये अगर एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो वो ये कह रहा है ना बेसिकली, यहाँ देखें, अगर उसके एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो हर एलिमेंट्स अपने के साथ ऐड होगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। ये आरएन के लिए बात कर रहा है कि अगर आपके पास ज्यादा होंगे तब, और ये वही का बात जो हमने पीछे पढ़ी कि के सबके साथ मल्टीप्लाई होगा जी सर, और नेगेटिव वन भी सबसे साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस करेंगे तो आपके पास जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जी सर। और ये आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी वेक्टर की, वेक्टर में ये इसको जानते हो, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अबेलियन, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव या अबेलियन कहते हैं। कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अंडर एडिशन है। और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मीन टू से आप उसको जीरो किसी वेक्टर को किसी में ऐड करें और वही वेक्टर आ जाए। और ये आपके पास इनवर्स प्रॉपर्टी, और ये आपके पास कांस्टेंट प्रॉपर्टी, और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये आगे यूज होंगी। सो इनके प्रूफ्स हैं। बस ने कहा है कि अगर कोई वेक्टर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो वेक्टर उसका आंसर आएगा, अगर कोई कांस्टेंट किसी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जीरो आएगा। उसके बाद नेगेटिव वन किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। लीनियर कंप्यूटेशन, इससे तो आप पहले ही वाकिफ हो, ये हमने कब पढ़ा था याद है? कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? हाँ, हम किसी कांस्टेंट को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते थे तो वो क्या बन जाता था, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपके पास वेक्टर की सीरीज है, आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vr, और ये वेक्टर rn में है, और इनको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। जस्ट पीछे वाली बातें याद करवा रहा है। तो यहाँ पर वो काम की बात कर रहा है कि आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। जी सर, किसी भी वेक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। सो ये उसने पहले लिखा रो फॉर्म में, रो बेसिकली ये रो वन है ना, बेसिकली एक ही रो है, कॉलम ज्यादा है। सो रो वेक्टर और ये कॉलम वेक्टर। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बेसिकली रिलेट कर रहे हैं कि आपके पास वेक्टर जो है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, जो आपने पीछे पढ़ा है। सो उसको भी कहीं ना कहीं पे यूज करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं। कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर जिसकी एक ही रो और जिसका एक ही कॉलम हो। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज टाइप की क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास ये देखें ऐसा सेट जिसमें कलर्स हों, तमाम कलर्स हों, उसको RGB स्पेस R या RGB कलर क्यूब कहते हैं। एमसीक्यूज है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये सारी एक बार रीड कर लेना, इसमें एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं और कोई ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। उसके बाद फाइंड द कंपोनेंट्स, उसने कहा यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो। सो लेट आप करते हो कि P ये है, P1 ये है और P2 ये है। सो आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, मीन टू से P1 और P2 इसका पोजीशन ये वेक्टर। सो आप जानते हो कि पहले ये लिखेंगे फिर बाद में ये। सो मीन टू से 4 - 1 एंड 1 - 5, ये कोई मुश्किल काम है भला? 3 और ये आपके पास -4। सो इन द सेम वे ये फाइंड करोगे, ये फाइंड करोगे, ये फाइंड करोगे। क्वेश्चन तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या करोगे? 0 - 3 एंड 4 - 0 एंड 4 - 4। तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे।
ठीक है, जी सर। मैंने आपको कहा था कि ये सारे बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। यहाँ पर भी वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप P1 से P2 का यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर बनाए, ये हो इसका भी जाएगा सर। ये भी बना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द टर्मिनल पॉइंट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दिस। अच्छा, आपको अब क्या दे रहा है, ए दे रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट है, आप टर्मिनल पॉइंट इसका फाइंड करो। समझ रहे इस बात को? जी सर। आपके पास किसी भी देखिए ना पीछे, अगर हम इस पिछले वाले एग्जांपल देखें, सो गौर करें जरा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल और ये पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, और हमने क्या किया, हमने ए बेसिकली P1 और P2 किया, और इससे हमें एक वेक्टर मिला। जो वेक्टर मिला है वो उसने दे दिया, वो उसने कहा कि ये है जो वेक्टर मिला है, वो ये उसने दे दिया, और इन दोनों में से एक वेक्टर और भी दे दिया जिसका इनिशियल पॉइंट, और वो कहता है कि यहाँ से वेक्टर फाइंड। सर जी फिर हम फार्मूला वही लगाएंगे ना, फिर एक साइड पे जाकर फार्मूला वही लगाएंगे। आप देखें जरा गौर करें, जी सर। वो यहाँ फिर पर डिवाइड होकर एक बार ये इस चीज को समझ लें, ये आपके तकरीबन 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए, अब वो क्या देख रहा है आपको वेक्टर दे रहा है, जो इसका आंसर आता है। मीन टू से अगर लेट करते हैं कि वो जो दूसरा वेक्टर है वो बी है, लेट करते हैं, और उसके पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, लेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो बेसिकली ए बी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, सो ए बी वेक्टर विच इज इक्वल टू यू, ऐसा ही। सो मी टू से बी पहले लिखोगे, ए बाद में लिखोगे, तो बी आपके पास क्या है, एक्स माइनस 1 ए का, और कॉमा y माइनस 1, ये ए बी का आंसर आएगा। और यू आपको गिवन है, वो कितना है 1 2, इक्विवेलेंट आपके पास। बेसिकली आपके पास ये क्या है, वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर है। सो ये इसके इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, मीन टू से x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 and y minus 1 which is equal to 3. So x which is equal to 2 and x which is equal to 4. ये आपके पास वेक्टर होगा मीन टू से b ऑफ 2 4। समझ इस बात को कि कैसे किया हमने? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब फिर से देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है। आपके पास फाइंड इनिशियल, अब आपको स्टार्टिंग मीन टू से आपके पास ए आपको नहीं दिया हुआ, बात वही है, ए बी विच इज इक्वल टू यू। अब आपको ए नहीं दिया हुआ, बी दिया हुआ है। सो लेट कर लें कि ए आपके पास एक्स वाई, इसके कंपोनेंट एक्स वाई है, तो मीन टू से -1 नेगेटिव एक्स, उसके बाद -1 नेगेटिव वाई एंड -1, सॉरी -1 नहीं, ये 2 है, ये सर हो जाएगा 2 माइनस जी, और उसके बाद ये किसके इक्वल है, ये 1 1, ये इक्वल है 1 1 3। सो कंपेयर कर देना और वैल्यूज फाइंड कर लेना जी। सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह है 7। तो नेक्स्ट में नेक्स्ट कितने, यहाँ ये देखें सारे ही ऐसे ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी आपको यही चीज। अब एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है, एक ही चीज यहाँ पे बता रहा है, कहाँ नंबर थी, ये देखिए यहाँ पर वो डायरेक्शन की बात कर रहा है। वो जो वेक्टर आपको दे रहा है ना, बेसिकली यू वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो बेसिकली यू ये कंडीशन दे रहा है। अब वो यू खुद नहीं दे रहा, उसकी डायरेक्शन का कोई वेक्टर दे रहा है। अगर उसकी डायरेक्शन सेम कहेगा तो फिर तो u विच इज इक्वल टू v बेसिकली, जी सर, ठीक है। और अगर वो डायरेक्शन चेंज करेगा, अपोजिट करेगा, तो फिर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर, माइनस बेसिकली u विच इज इक्वल टू v, ये माइनस v। सो इन द सेम वे इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये u बन जाएगा। फिर ये u इसको माइनस का मल्टीप्लाई करके u कह देना, और बाकी वैल्यूज आप पॉइंट्स तो आपको हैं, आपको पता है p q दिया हुआ है, और p फाइंड कर लेना। जी सर।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये सम वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसको भी कोई मसला नहीं है कोई चीज। नहीं सर। ये क्वेश्चन, ये सारे यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन यहाँ तक के क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें फाइंड द 12 कंपोनेंट्स। तक सर। हाँ 12 तक क्वेश्चन तो इसमें कुछ भी नहीं है, जहाँ तक कर सको कर जी लेना। सर। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन आप यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 18 तक जी आपके सर। जिम्मे है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जी सर। कुछ भी नहीं है, जस्ट आप ये वैल्यूज इंसर्ट कर दोगे और ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लेना, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। जब कंपेयर करोगे तो आपके पास जी। ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी, बेसिकली ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। जी सर। जी सर। ये क्वेश्चन नंबर आपको 18 तक करने हैं। 18 तक। अच्छा, कल आपको काम दिया था, याद है क्या किया है आपने? सर जी वो मैंने फाइंड किया था, लेकिन वो सर जी उसने a माइनस बी और a प्लस बी का करके ना तो एक फार्मूला बनाया था n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह का फार्मूला आया था। लेकिन सर आपने कहा था कि a को मतलब कोई ना कोई वैल्यू हम देंगे 1 2 वो इक्वल आएगा, लेकिन उस तरह इक्वल नहीं आ रहा सर। आएगा, लेकिन उससे भी बेस्ट मैंने एक तरीका और फाइंड किया, इस हिंट को यूज करके। ये जो हिंट आपको गिवन है ना, ये हिंट कहाँ गया, ये हिंट, इस हिंट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमें याद हो या ना हो, हमने इधर पीछे पढ़ा था, इधर कहाँ गया, हम देख सीक्वेंस वाला तो नहीं था सर? नो, ये भी यहाँ से यहाँ था क्यूब के लिए। हाँ ये तो स्क्वायर के लिए, क्यूब क्यूब कहाँ गया, था क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए। मैंने आपको बताया तो था, लेकिन चलो। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, उसी की मदद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। ये हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये होल स्क्वायर है बाय 2। सो ये इसके इक्वल होता है बेसिकली, ये कंप्लीट का स्क्वायर है। सो अगर हम गौर करें थोड़ा सा तो ये वही चीज बन रही है, देखें जरा। जी सर 1 को रखेंगे तो सो ये वही चीज बन रही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, ये वही चीज बन रही है। सो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। जी और अगर हम इसको गौर करें तो ये भी वही चीज है, जस्ट चेंजिंग किया है, यहाँ पर n-1 है और यहाँ पर n था। सो हम जहाँ पे n है वहां पे n-1 लिख देंगे, ऐसा ही है ना। सो n-1 ब्रैकेट में और n-1 और प्लस 1 फार्मूले में पहले से पढ़ा है, सो डिवाइडेड बाय 2 और होल का स्क्वायर। सो ये 1 इससे कैंसल और ये भी आ गया आपके पास बेसिकली क्या, ये आपके पास n इंटू n प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 होल का स्क्वायर। सो अगर गौर करें तो उसने क्या कहा था, उसने भी यही कहा था कि आपको क्यू फाइंड करना है जो कि किसके इक्वल है, जिसको आप लिख सको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या है, कोई एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर है और ये भी कोई एक वैल्यू है जिसका स्क्वायर है, समझ इस बात को। तो मीन टू से n क्यूब विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप इसको a कहते हो और इसको b कहते हो, इसको आप a कहते हो और इसको आप b कहते हो,
तो ये चीज होल्ड करती है। सो ये मैंने आपको लिखी थी बेसिकली वो जो चीज थी। सो इसी को हम प्रूव करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। वो तो हमें आता है कि हम कैसे करते हैं। वो n is equal to 1 n और is equal to k 1 and n is equal to 2 n is equal to k पुट करते जाएं। तो अगर करके दे दूं या कर लोगे? सर जी के बस के पुट करके दिखा दे, बाकी मैंने किया था शाम को इसको। देखें जरा, बोल रहे हैं भाई। अब देखें n लिख लें, राइट करें भाई, इसको थोड़ा जूम करते हैं। कौन मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है? n cube which is equal to n plus 1 by 2 whole square minus n into n minus 1 by 2 whole square। तो हम n लेट करते हैं, हम फर्स्ट इंडक्शन फार्मूला यूज कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू k पुट करके, ठीक है। सो n इज इक्वल टू k पुट करते हैं। सो n इज इक्वल टू k पुट करते हैं तो k क्यूब विच इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 और यहाँ पर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस क्या है k इंटू k प्लस 1 हो k माइनस 1 बेसिकली स्क्वायर और ये और साबित करते हैं k प्लस 1 के लिए। सो k प्लस 1 होल क्यूब विच इज इक्वल टू k प्लस 1 और ये k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये आप करोगे माइनस k प्लस 1 और ये k प्लस 1 माइनस 1 क्यों राइट नहीं कर रहा? सो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज 2 और स्क्वायर। तो आपको बेसिकली आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा k प्लस 1 और ये आपको मिलेगा k प्लस 2 ऐसा ही डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास क्या है बेसिकली? ये सर बन जाएगा k प्लस 1 इंटू k। जस्ट उसमें क्या है, एक चीज ऐड करेंगे ना। सो ये क्या बनेगा? माइनस इंटू k प्लस 1 और k सिंपल k टू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। सो दूसरी साइड पे क्या ऐड किया हुआ है? जस्ट देखें इसमें सिर्फ ये चीज, इसमें क्या ऐड हुआ है? जस्ट क्या ऐड हुआ है? एक में माइनस 1 और एक में प्लस 1। अच्छा आप इसी को सॉल्व कर लें, इसी को ही सॉल्व कर लें। सो क्यूब है बेसिकली। सो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है? एक तो k प्लस 1 कॉमन आ रहा है और बाई 2 ये होल स्क्वायर ये चीज कॉमन आ रही है। क्या रह गया? k प्लस 2 होल स्क्वायर और ये माइनस k स्क्वायर ये चीज रह गई जी सर। सो ये k प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 और ये आपके पास आ गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस क्या आ गया? k स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल। सो क्या आ गया आपके पास बेसिकली? क्या आ गया यहाँ पर आपके पास? k प्लस 1 यहाँ पर सर जी आ गया k स्क्वायर ओवर 2
इंटू के 16 के से कैंसल 16 ये कैंसर जी सर बाहर, सो के प्लस 1 सो बाई 4 ऐसा ही, जी सर 4 से क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होना है ना, जी सर 2 का स्क्वायर 4, सो 4 से कैंसल, और ये के प्लस 1 और के प्लस 1 का क्यूब। सो दूसरी साइड पे भी क्या था, दूसरी साइड से भी यही था ना भाई। जी सर तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने क्या किया, आपने लेट किया कि के विच इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू के है, और आपने साबित क्या कर दिया, आपने ये साबित कर दिया कि के प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन भी बिलोंग करता है उसी सेट को। सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी सर जी ये भी हमने प्रूव करना है ये सारा, मतलब उसमें तो बस रिलेशन एक पूछा था जो हमने ऊपर बना दिया था n+1 नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या, देखिए उन्होंने कहा है कि प्रूव करो, ये चीज प्रूव करो, आप ये प्रूव करो कि आपने इसका क्यूब जो है दो इंटीजर का स्क्वायर लिखा है और लिख सकते हैं। सो इसके लिए बाय इंडक्शन मेथड आपने यूज किया, जो कर सकते हो। सो उसके बाद इसको अगर हम कॉपी करें चल जाएंगे, चल कॉपी हो जाती है। सो देखिए जरा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया, ये देखें। अच्छा देखें जरा, उसने क्या कहा है, उसने n विच इज n इज लेस देन इक्वल टू 7 आप वैल्यू लेनी है, और आपने इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। इस क्वेश्चन को समझ रहे हो कि आपने n की वैल्यू, n एक इंटीजर है पहली बात, और 7 से कम लेना है, और अपने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलती हैं। तो सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, n फैक्टोरियल प्लस 1 है ना, सिंपल सी बात है। सो सबसे पहले इंटीजर में 1 आता है, सो मीन टू से 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 विच इज इक्वल टू बेसिकली 2, एंड 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, और फिर 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 विच इज इक्वल 3 का फैक्टोरियल 6, ये 7 आ गया। सो उसके बाद 4 का फैक्टोरियल प्लस 1, सो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाएगा, 24 प्लस ये 25 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो पहली वैल्यू ये है। सो उसके बाद 5 इसका फैक्टोरियल, सो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ये हो जाएगा सर आगे। तो ये जो स्क्वायर बनेगा उसी को कह देना कि ये आपके पास n which is equal to this, n which is equal to this, and n which is equal to this। सो इसके लिए कंप्लीट स्क्वायर बनता है। सो उसके बाद इसका बी पार्ट है, सो वो काम भी ऐसे ही करोगे जैसे हम पहले करते हैं कि m which is equal to 1 पुट करके इनको चेक करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपी किया था, ये बी पार्ट सर जी कॉपी हुआ है ना इधर जी, बी पार्ट कॉपी हुआ है ये नीचे, हाँ वही देख रहा हूँ ना। सो देखें m n factorial which is equal to m factorial n factorial। So for m which is equal to 1 and n which is equal to 1, जो हमारा रोल है हम वही यूज करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे 1.1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल सो 1.1 which is equal to 1 and 1 का फैक्टोरियल 1, सो 1 का फैक्टोरियल 1.1, सो 1 which is equal to 1। पहली बात तो ठीक है। सो m which is equal to 2 and n which is equal to also 2, आप चेंज भी कर सकते हो, m2 कर दें n3 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सो इन द सेम वे 2.2 फैक्टोरियल, क्या कह रहे हो 2 फैक्टोरियल 4 हो जाए, सो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टोरियल 3 2 और 1, और ये कितना होता है 2.1 2.1, ये हो जाएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल, सो ये वैलिड नहीं है।
सर इसका इसका डायरेक्ट भी अगर हम मतलब लिख सकते हैं ना कि 24, जैसे आपने 4.3.2 किया, मैं अगर इसको लिख करूँ तो सकते हो, आप लिख 4.4। सकते हो, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। मैंने तो, जी मुझे तो सर, नहीं आता, मैंने जस्ट लिख दिया ये आएगा और ये ठीक आएगा। है सो ये 4 आएगा सर और जी। ये 24 आएगा। सो 24 ठीक डज है नॉट इक्वल टू 4 बेसिकली। जी सर, मतलब जिस पे इक्वल होगा फिर वही वैल्यू वही आपने एंड पे वही लिख देनी वही है। सही है। अब ये तो फाज हो गया ना, ये जी इक्वल हो सर, ही नहीं सकते, हमने देख लिया बाय जी इंडक्शन मेथड। इस सेम वे आप बाकी देख लो, दूसरे को भी देख ये लो। हो जाए। तो उसके बाद क्या है, ये चीज को प्रूव करो, एन इज फॉर इंटीजर, और ये चीज, ये वही काम। आपको एन क्या लेना है, 4 से बड़ा लेना है। एंड आपको जी 4 से सर, बड़ा लेना है, 4 से बड़ा लेना है। और ये रिलेशन 4 से बड़ा, मीटू से 4 लेते हैं पहले, 4 का फैक्टोरियल, और देखते हैं कि ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर। और अगर ये रिलेशन जो है बरकरार रहा, मीन टू से इसका जो आंसर आएगा वो इससे अगर बड़ा हुआ तो जी सर, ठीक, उससे आगे चलेंगे, उससे आगे चलेंगे। सो अगर ये रिलेशन सही रहा तो आप कहोगे कि ये सही है। उसके बाद ये रिलेशन जी आपने सर, एन 6 बी टू से 6 लोगे, फिर 7 लोगे, फिर 8 लोगे। सो ये रिलेशन अगर ये सही रहा, मीन टू से ये इससे बड़ा ही रहा, तो आप कहोगे कि ये ठीक है। और यही आपने प्रूव करना है, बेसिकली ये ठीक ही होगा। ठीक है सर जी। उसके ये बाद कहाँ तक वैल्यू जो ग्रेटर देन है वो कहाँ तक लेंगे फिर वैल्यू उसकी, जो एन ग्रेटर देन 6 उसमें लिखा हुआ n जो is एन greater than ग्रेटर देन 6, n 4। is an integer basically. So वही इंडक्शन जी सर, मेथड, इंडक्शन मेथड कि आप 6 पुट जी करोगे, 7 पुट करोगे, लास्ट पे k पुट कर देना। वही काम जो हम पहले करते आ जी रहे हैं, सर, और इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, ये सर लास्ट यहाँ वाला पर थोड़ा n विच करवा इज इक्वल दें। टू 1 पुट करेंगे ना पहले, n विच इक्वल टू जी 1 सर, पुट करेंगे, फिर n लेट कर लेंगे, n विच इज इक्वल टू k है, ठीक है ना। और उसके जी बाद सर, लास्ट पे क्या कर ले, आप ये साबित कर ले कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी इसी का है। उसको अगर साबित कर लिया तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। सर जी ये फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर सकते हैं ना सारे फास्ट से भी क्वेश्चन, कर सकते हैं ये जो सारे जब वो नहीं कहेगा, हमने जो क्वेश्चन पीछे किया है क्यूब वाला, वो आपने फास्ट से ही किया है। सो जी अगर वो सर, कहेगा कि आप सेकंड यूज करेंगे तब करोगे, वरना आपकी मर्जी है, जो करें कर सकते हो करें। सर जी ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट तो नहीं ना यूज होगा, इसमें आप फास्ट नहीं कर एन सकते, ग्रेटर देन। n इज ग्रेटर जी देन सर, 4 है। सो जी इससे आप तरतीब से चलोगे। मैंने आपको कहा तो है कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, जी ये सर, चेक करोगे। उसके बाद के लास्ट पे n के लिए के कर की लेना। वैल्यू। हाँ, जी सर, सो बस आज के लिए ठीक है काफी है। सर, आज के लिए इतनी बातें। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग तो आपने याद ही नहीं दिलाया। ये हो रही है ना सर एक बार, डायरेक्ट ऑप्शन, हाँ यहाँ, ये हो रही ठीक है है, एक बार। आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये टाइम ज्यादा तो नहीं है, कितना टाइम हुआ है तकरीबन, 1 घंटे से कम हुई तो ठीक है। ये 7 मेरे हाथ से 42 हो गए। ठीक है, अब हो जाएगी सेंड इंशाल्लाह। अल्लाह ये हाफिज़। सर खुदा हाफिज़।